जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं और थ्योरी का भी वीडियो आएगा, कृपया आप बने रहिए। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी, विच डायनेस्टी किस राजवंश के काल में हुई थी। तो इसमें दिल्ली की स्थापना 1950 में तोमर राजवंश के काल में हुई थी, लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 2 नंबर का क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस मुगल सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मलिक काफूर एक हिजला था जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इसी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। एक विशाल सेना भेजी जिसमें देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई ये सब था वहाँ का, पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज्य की अधीन कर लिया गया, लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उनसे सालाना कर देने के करार पर उसको लौटा दिया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 बोल रहा है मूल्य नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो इसका आंसर हो जाए मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। उसके शासनकाल उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। बोल रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कितना नंबर, ये था 4, ये था 5 नंबर हो जाएगा हमारा। ये मिलान करने वाला है, आप मिला लीजिएगा। प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये तुर्क था। गुलाम वंश की संस्थापक इसी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी मतलब वंश को मिलाने के लिए बोल रहे हैं। कौन वंश का किसका स्थापना, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिलजी खान, लोदी वंश का बहलोल लोदी। नेक्स्ट 6 नंबर है हमारा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इक्तादारी प्रथा पर प्रकाश डाले। मतलब इक्तादारी प्रथा नियम क्या था। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। उनका दायित्व था कि अपने इक्ता के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मतलब उसको सहायता भी कर सकेंगे। इक्ता मतलब कोई सेना का समूह बनाया जाता था इक्तादार। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत इक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो बता देते हैं। यहाँ पे क्या था, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान के सैनिक मदद भी देंगे। इनके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि की वसूल भी वली करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेते थे। छूट थी ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। तो यह था इक्ता प्रथा, एक सैनिकों का समूह था। 7 नंबर में हमारा हो जाएगा सल्तनत काल में लगान व्यवस्था के वर्णन करें और लगान मतलब कर, यह बताते हुए कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। उत्तर हो जाएगा हमारा सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े धनिक किसान उन्हें खुद मुकद्दम और चौधरी कहते थे। राज्य की ओर से लगान वसूल करते थे। लगान अर्थात भूमि को खराज कहा जाता था। भूमि कर को खराज कहा जाता था। क्या करता था, भूमि कर खराज का खराज की मातृभूमि
पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूल किया अनाज सरकारी गोदाम में रखा जाता। देखिए उसमें दिल्ली सल्तनत था, उसमें 4 प्रकार का कर था। खराज, खुम, जातक, जजिया, ये सब था। इन सेवा के बदले मुक्त, मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये छोटे किसान के दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस ग्रामीणों को हटाकर लगाया खराज वसूलने का काम मतलब अपने से करने लगा, मतलब अच्छा व्यवस्था है। दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य अधिकारियों की सूची बनाएं और उसके कार्यों का उल्लेख करें। मतलब कौन कौन सा पद था उसको देखना है, कौन कौन सा पद का कौन संभालता है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उसके नाम निम्नलिखित थे। जैसे देखिए अधिकारी का और इधर अधिकारी का नाम था, इधर को क्या काम था। सूबेदार, सूबे के अधिकार, मुख्य अधिकारी, सेनापति, सेना को नियंत्रित करना, प्रशासनिक कार्यों की देखभाल, वजीर, वित्त विभाग को, वजीर को ही प्रधानमंत्री बताता है। और ये मामलिक, सुल्तान की सेना को कहा जाता है ये मामलिक। 6 नंबर है वकील ए दर, राज परिवार के देखभाल करना। काजी, न्याय करना। मुख्य न्यायाधीश, दीवान ए इंसाफ, राजकीय फरमान जारी करना। बरीद ए मुमलिक, गुप्तचर सूचना को एकत्रित करना, इसी को बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। मुक्ति या बली, एकता में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मालिक, वसूले गए राजस्व का हिसाब रखता था। आमिल था ये। आमिल क्या था? वसूले हुए राजस्व का हिसाब रखता था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाज के खरीफ व रबी फसलों में बांटकर समझाए। मतलब रबी और खरीफ फसल होता है। रबी फसल में कौन सा आता है? गेहूँ आ जाता है। खरीफ फसल में मुख्यतः चावल आ जाता है। सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसल निम्नलिखित थे। खरीफ फसल कौन कहलाता है? धान, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या था? खरीफ फसल। देखिए रबी रोज से रात में क्या खाते हैं? गेहूँ खाते हैं। गेहूँ के साथ जो होता है गेहूँ, जो उधर मूंग, मसूरी, सब क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना, अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते हैं क्योंकि ये एक साल का समय लेते हैं। अंगूर अस्थाई फसल है, ग्रेप्स। अब 10 नंबर को बोल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया था कि ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके। सुल्तान के खाद्यान्नों से लेकर वस्तुएं मिल सके। सुल्तान के खाद्यान्नों से लेकर वस्त्र तथा दासियों के और मवेशियों तक के मूल्य निश्चित कर दिए थे। दासियों और घोड़ों को भी बाजार लगते थे। मेरे विचार से वर्तमान समय की सरकारों भी मूल्य नियंत्रण कर देती है। अनाजों के खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया। जैसे MSME, न्यूनतम मूल्य मतलब उससे कम नहीं हो सकता। MSME यदि कोई खरीदने सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती थी और वे अपने गोदामों में रखती थी। अनाज मिनिमम रिलेटेड बढ़ाई, मतलब उसके लिए सरकार को कुछ मतलब नियम कानून लगाना चाहिए क्योंकि उससे बर्बाद हो जाता है फसल। मतलब अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते तो उन अनाजों को वह सरकारी राशन के दुकानों पर बिकवाती है। किरासन तेल और डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य नियंत्रण क्या होता है? मूल्य नियंत्रण रखते हैं। दवाओं पर तो खास तौर पर दाम अंकित रहती हैं। दासी की बिक्री आज अपराध माना जाता है। दासी की बिक्री अपराध माना जाता है। पशुओं के
मूल्य सरकार निश्चित करती थी। यह तब था उस समय का मूल्य नियंत्रण। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, संतुलन कालीन किसान एवं आज के किसान में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं। मतलब क्या क्या समानता है और असमानता है। आंसर में देखिए संतुलन कालीन किसानों एवं अनाजों आज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि संतुलन कालीन किसान उपज का एक निश्चित भाग अनाज का लगान देते थे, वही आज का किसान एक निश्चित रकम नकद लगान देते हैं। उस समय किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों को हाथ बेचें, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। संतुलन काल में सरकारी गोदाम में अनाज रखते थे, आज भी रखे जाते हैं। संतुलन काल के किसान केवल हल कुदाल से ही ज़्यादातर खेती सब करता था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, इससे पहले थ्योरी वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, उससे ज़्यादा समझ में आएगा।